नमस्कार छात्रों, मैं आपके अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार आज 12वीं के सिलेबस के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछली कक्षाओं में जो आपने पाठ पढ़ा उसके अगले पाठ के रूप में आपको लागत पढ़ना है। कई किताबों में लागत और आगम नाम की दो अलग अलग चैप्टर है। लागत चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। निश्चित तौर पे उसके लिए 2-3 क्लासेस जब एक घंटे का हो तब ये पूरा चैप्टर कवर हो पाता है। लेकिन चूंकि आपका ये क्रैश कोर्स है, अतः उस लागत चैप्टर को मैं 1 घंटे में पूरा करना चाहूँगा। इसके लिए हम इसके मुख्य बिंदुओं पर ही जो है आपको स्पष्टीकरण देते चलूँगा, ताकि जो टफ पार्ट हैं वो आप क्लियर कर लें, जिससे आप घर पर भी पढ़ करके आसान पार्ट को कवर आसानी से कर लेंगे। यद्यपि कि विभिन्न किताबों में लागत और आगम दो भिन्न चैप्टर हैं, कुछ किताबों में एक ही हैं। मैंने भी दोनों को एक ही कर दिया है और आपका इस चैप्टर का नाम ही दे दिया है लागत और आगम। कॉस्ट एंड रेवेन्यू का चैप्टर है और कॉस्ट और इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 भाग में बांट दिया है। एक अल्पकालीन लागत के लिए एक पार्ट रखा है और दूसरा दीर्घकालीन लागत और आगम के लिए दूसरा पार्ट रखा है, जिसको मैं कल की कक्षा में अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। अब चलें हम देखें कि सबसे पहले जो है लागत है क्या। तो लागत जो है पूर्ति पक्ष से आता है। अब तक हमने उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत देखा कि मार्केट में जो वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, यानी हम ये कहें कि जो माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मांग और पूर्ति पर आधारित होती है, क्योंकि कीमत यंत्रावली इसमें पाइवोटल रोल निभाता है। तो कीमत मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है और मांग पक्ष उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर होता है, यानी उपयोगिता के आधार पर तय होती है। अब है दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरी शक्ति है पूर्ति, ये विक्रेता के स्वभाव पर निर्भर है और विक्रेता का स्वभाव डिपेंड इस बात पर करता है कि उसकी लागत क्या है और उसकी रेवेन्यू क्या आ रहा है। इन दोनों की वो तुलना करता है। तो हम ये जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो उसको खर्च होता है वो क्या है, क्योंकि उस खर्च पर ही ये डिपेंड करेगा कि वो विक्रेता कितनी वस्तु को उत्पादित करेगा या मार्केट में कितनी वस्तु को लाएगा। तो इस चीज को जो खर्च उठाता है उस चीज को हम निश्चित तौर पे लागत कहेंगे और इस प्रकार लागत एक प्रकार का उत्पादन का फलन हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने दे दिया है सी द फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, जहां क्यू एक्स है एक्स वस्तु का उत्पादन और सी कॉस्ट है। तो कॉस्ट जो है फंक्शन है क्यू एक्स का। अब जो है यहां पर किसी वस्तु का देखिए उत्पादन फलन जो है 2 बातों पर निर्भर करता है। किसी फर्म का लागत फलन जो है 2 बात पर निर्भर है। पहला है उत्पादन फलन और दूसरा है वस्तु के साधन की कीमत। यानी उत्पादन फलन के अंतर्गत जो है तमाम तरह के उत्पादन के साधने आते हैं और उसके बाद जो है उत्पादन के साधनों का कीमत क्या है वो दूसरा मैटर आ जाता है। अब हम यहां देखें कि लागत का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो लागत का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। एक है मौद्रिक लागत, दूसरा वास्तविक लागत, तीसरा अवसर लागत। और मौद्रिक लागत के 2 भाग हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट लागत। ज्यादा मैं इस पर विश्लेषण नहीं करूंगा। स्पष्ट लागत वह है जो पेमेंट दूसरे को करता है एक तरह से उत्पादक, जैसे मजदूर को मजदूरी दिया, पूंजी पर ब्याज दिया, ये सारा चीज जो हुआ अस्पष्ट लागतें हैं। अस्पष्ट लागतें में वैसी लागतें हैं जो खुद अपने को पेमेंट करता है साहसी, जैसे अपनी पूंजी पर ब्याज या खुद जो अपने काम किया। तो ये दोनों और सामान्य लाभ वो लाभ है जो उत्पादन में बने रहने के लिए हमेशा उत्पादक को मिलती रहना चाहिए। अब ये तीनों मिलकर के बन जाता है मौद्रिक लागत। अब स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत दोनों मिलकर बनते हैं आर्थिक लागत। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य लाभ बराबर मौद्रिक लागत माइनस आर्थिक लागत, या सामान्य लागत बराबर मौद्रिक लागत माइनस स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत। फिर से दिमाग में रख लीजिए कि ये तीनों को प्लस कर देंगे तो मौद्रिक लागत आ जाएगी। इसके बाद है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत की धारणा में यह कहा गया है कि वास्तविक लागत हम उसे कहेंगे कि किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए किसी साधन को कितना कष्ट या त्याग करना पड़ता है, उसको हम वास्तविक लागत कहेंगे। अब कष्ट और त्याग के आधार पर इसका जब विवरण शुरू हुआ या जो है विश्लेषण शुरू हुआ तो बहुत लोग कहने लगे कि कष्ट और त्याग से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें लागत क्या है। ये तो एक अंतर्निहित अभिव्यक्ति है। जैसे मान लेते हैं कि मजदूर दिन भर काम करता है तो मजदूर का कष्ट ज्यादा है एक इंजीनियर की तुलना में, शारीरिक कष्ट ज्यादा है, तो उस आधार पर तो उसे वेतन अधिक मिलना चाहिए। तो उसके जगह पर इस वास्तविक रियल कॉस्ट की धारणा की जगह पर आ गई अवसर लागत। और अवसर लागत में जो है इस बात को बताया गया है कि किसी जो है वस्तु की
अतिरिक्त इकाई की जो है, ये ग्राफ से आप इसको देख सकते हैं, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की इकाई में कितनी कमी करनी पड़ती है। या हम ये कहें कि जो व्यक्ति जहां पर काम कर रहा है, अगर वो वहां पर काम नहीं करता तो दूसरी जगह पर उसको विकल्प मूल्य क्या होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक जो है इंजीनियर 1 लाख रुपए वेतन पर एनटीपीसी में काम करता है और किसी फर्म में इससे पहले 75,000 में काम करता था। तो अगर ये उसको अवसर लागत था, जो है अवसर था 75,000 रुपए का, यानी 1 लाख रुपए की नौकरी अगर वो छोड़ेगा तो 75,000 पर जाएगा। तो तय बात है कि उसकी अवसर लागत 75,000 था और उस 75,000 अवसर जो है को अवसर लागत त्याग करके उसने 1 लाख रुपए की नौकरी प्राप्त की है। यहां आप ग्राफ में देख सकते हैं कि एक्स वस्तु है और ये बाई वस्तु है। तो एक्स वस्तु की ओएम मात्रा जब प्रोडक्ट करता है तो बाई वस्तु की ओआर मात्रा प्रोडक्ट करता है, लेकिन एक्स वस्तु की ओएन मात्रा जब प्रोडक्ट करता है यानी एमएन बढ़ाता है तो बाई वस्तु की आरएस मात्रा को घटा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स की एमएन का अवसर लागत बाई की आरएस है। अब ये यहां पर क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये दीर्घकाल और अल्पकाल में लागत फलन क्या होते हैं। तो दीर्घकाल एक ऐसी चीज है, ध्यान दीजिएगा, दीर्घकाल एक ऐसी चीज है जिसमें सारे उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई स्थिर नहीं होते हैं, जबकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं। तो जब उत्पादन के सारे साधन स्थिर होते हैं तो दीर्घकाल में उत्पादन के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो दीर्घकाल में जो है उत्पादन फलन में परिवर्तन तकनीक और साधन कीमत के आधार पर ही हो सकता है, इसके अलावा अन्य किसी चीज के आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे परिवर्तनशील है। तो यहां देखिए तकनीक में सुधार से दीर्घकालीन लागत फलन टीसी से नीचे सरक कर TC1 हो जाता है, अर्थात लागत गिर जाती है। यहां हम यह कह सकते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है सारे साधनों का प्रतिफल है, सारे साधनों का प्रतिफल। कब, ध्यान दीजिए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन सारे साधनों का प्रतिफल है। कब, जब तकनीक और साधन की कीमत स्थिर है, तब ना उत्पादन फलन हमको प्राप्त होगा। यदि तकनीक को भी चलायमान रखेंगे और साधन की कीमत को भी चलायमान रखेंगे तो साधन का प्रतिफल हम कैसे जान पाएंगे कि कितना है, क्योंकि तकनीक के उन्नयन से भी उत्पादन बढ़ते हैं, साधन की कीमत में कमी और बेसी से भी उत्पादन पर असर पड़ता है। तो मैं यहां साधन में परिवर्तन की बात कर रहा हूं, साधन की कीमत में नहीं। तो इसका मतलब है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है साधनों के क्रिया का परिणाम है। तो साधनों की क्रिया का परिणाम है और वैसी अवस्था में तकनीक में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो वैसी अवस्था में क्या होगा, तकनीक में परिवर्तन होने पर पूरा साधन फलन ही चेंज हो जाएगा। अब यहां पर यही जो है फंक्शन में दिखाया गया है, सी द फंक्शन ऑफ क्यू और टी एंड पी एफ को कांस्टेंट कर दिया गया है। अब यहां ये ध्यान दीजिए कि टी एंड पी एफ क्या है। तो यहां टी जो है तकनीक का है और पी एफ उत्पादन साधन की कीमत है। ये दोनों को स्थिर करने पर, कहने का मतलब कि उत्पादन फलन जब हम तकनीक और साधनों की कीमत को स्थिर करेंगे तो अन्य साधनों के प्रयोग से जो रिजल्ट निकलेगा वो उत्पादन फलन है। अब यहां देखिए तकनीकी उन्नयन, तकनीक में कमी हो गई या तकनीक में गिरावट हो गई, या मान लेते हैं कि साधन की कीमत घट गई, ठीक है, तो यह साधन की कीमत बढ़ गई। तो क्या हुआ कि जो ये टीसी उत्पादन फलन था ये घट करके TC1 हो गई, पूरा उत्पादन फलन ही शिफ्ट कर गई, यानी दीर्घकालीन उत्पादन वक्र ही नीचे की ओर शिफ्ट कर गई, जो दिखा रहा है कि जो है कम लागत पर अब अधिक उत्पादन हो रहा है। यहां पर ये बात ध्यान देने लायक है, ये ध्यान से इसको देखने लायक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है टीसी नीचे गिर करके TC1 हो गया। तो TC1 क्यों हुआ, इधर आप कोस्ट रखे हैं, इधर साधन रखे हैं, ठीक है, यह जो है। अब ये ध्यान दीजिए कि यदि तकनीक में सुधार हुआ तो तकनीक में सुधार होने पर क्या होगा, कम लागत पर अधिक वस्तु का उत्पादन होगा। तो कम लागत पर जब अधिक वस्तु का उत्पादन होगा तो ये देखिए ये रेखा ऊंची लागत को बता रही है और ये रेखा नीची लागत को बता रही है। इसका मतलब क्या है कि तकनीक में सुधार होने पर उत्पाद जो है कॉस्ट कर्व नीचे की ओर आ जाएगी, यानी कम कॉस्ट बताएगी, और यही तकनीक में गड़बड़ी या साधन कीमत में वृद्धि से कॉस्ट कर्व ऊपर की ओर चली जाएगी। ओके, यानी हम ये कहेंगे कि जब जो है लागत टोटल नीचे शिफ्ट होगी, इसका मतलब है कि तकनीक में सुधार हो रहा है या साधन की कीमत गिर रही है। तो यहां पर वही है, तकनीक में सुधार और साधन की कीमत गिरने से टीसी नीचे की ओर शिफ्ट होकर के TC1 हो जा रही है, और यहां पर टीसी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रही है। इसका मतलब है कि तकनीक में कमी आई है या साधन कीमत बढ़ गई है, जिसके कारण लागत बढ़ जा रही है। अब चले हम आगे देखें। अब यह अल्पकालीन लागत फलन में हम आए। अल्पकालीन लागत फलन में हमने कहा कि जो है इसमें कई सारे साधन स्थिर होते हैं
और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब अल्पकालीन लागत फलन को भी हम फंक्शन के रूप में यही कह सकते हैं कि सी द फंक्शन ऑफ क्यू टी पी पी एफ एंड के। अब के यहां क्या है ये ध्यान दीजिए, एक फैक्टर बढ़ गया, उसमें टी भी टी था और पी एफ था। टी का मतलब वहां पर क्या था, तकनीक, और पी एफ क्या था, साधन की कीमत, फैक्टर ऑफ प्राइस। यहां के क्या है, के वो साधन है जो स्थिर है। जैसे मान लेते हैं कि हम खेती कर रहे हैं, भूमि पूंजी श्रम ये साधन है जिसमें पूंजी और श्रम तो चलायमान है और भूमि स्थिर है, तो भूमि के लिए हमने के ले लिया। या जितने भी साधन एक समूह के रूप में स्थिर है तो उसके बदले हमने के ले लिया। तो ये तीनों स्थिर है, कहने का मतलब स्थिर साधन और तकनीक और साधन की कीमत, तीनों को स्थिर रखने पर जो है आपका कॉस्ट उत्पादन का फलन है। तो जाहिर है कि किसका फलन होगा, तो परिवर्तनशील साधन की क्रियाशीलता का ये फलन होगा। अब ये देखिए उत्पादन लागतें क्या है, उत्पादन लागतें कितने प्रकार की होती है। दीर्घकालीन उत्पादन लागत, पहले उत्पादन लागत तो दो भाग में बांटेंगे, एक अल्पकालीन उत्पादन लागत, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन लागत। अल्पकालीन उत्पादन लागत दो तरह के हो जाएगी क्योंकि दो साधनों पर डिपेंड है। लागत का मतलब क्या है कि जो साधन को कीमत देते हैं, तो साधन की कीमत देते हैं तो साधन दो तरह के होती है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर साधनों को जो कीमत देंगे उसको स्थिर लागत कहेंगे और परिवर्तनशील साधन को कीमत देंगे वो परिवर्तनशील लागतें कहलाएगी। तो ये अल्पकाल में दो तरह की लागतें हो जाएगी, एक स्थिर लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। आगे हम सिर्फ नाम लेंगे इसको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के रूप में। और दीर्घकाल में तो सारा कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं, तो उसमें स्थिर लागत नहीं होती है, सिर्फ परिवर्तनशील लागत होती है। अब नेक्स्ट हम चलें, इसमें देखें टीएफसी क्या है। तो ये देखिए स्थिर लागत है, इसको जैसे मान लेते हैं कि किसी फर्म में हम किसी फर्म से उत्पादन करते हैं और उस फर्म की कीमत है 20 करोड़ रुपया, फर्म की जो है बिल्डिंग और मशीनरी की कीमत है 20 करोड़ रुपया। तो वो 20 करोड़ रुपया का एक बार हम पूंजी लगा देते हैं और उस पर अन्य जो है परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते जाते हैं। यह नहीं है कि वो बार बार हम प्लांट और मशीनरी चेंज करते हैं, बिल्डिंग चेंज करते हैं। तो जो नहीं चेंज कर रहे हैं वो स्थिर साधन है। तो उसी को यहां दिखाया गया है डेटा में कि उत्पादन आप चाहे जितना भी कीजिए, 1 इकाई कीजिए, 2 इकाई कीजिए, 3 इकाई कीजिए, 4 इकाई कीजिए, अल्पकाल में स्थिर साधन स्थिर ही रहेंगे। अल्पकाल में जो वो एक साधन है, जैसे मान लेते हैं कि फर्म की बिल्डिंग या मशीनरी, वो स्थिर ही रहेंगे, उसमें आप चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तब तो उत्पादन का पैमाना ही चेंज हो जाएगा, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, एक मशीन से 2 मशीन, तब तो स्केल ही चेंज हो जाएगा। तो यहां स्केल चेंज नहीं होता है। तो ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट है जो है, चाहे आप जितनी इकाई उत्पादन कीजिए वही रहेगा। तो जैसा कि ये आंकड़ा बता रहा है उसके अनुसार इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका डायग्राम जो बनेगा टीएफसी का, वो एक एक्स के पैरेलल बन जाएगा, क्योंकि जितनी भी इकाइयां हो ये हमेशा 20 के 20 ही बताते रहेगा। इस तरह ये बिल्कुल वो एक एक्स के समानांतर होती है। अब इसमें आगे हम देखें कि जो है परिवर्तनशील लागत क्या होती है। तो ये परिवर्तनशील लागत को देखिए, जब हम उत्पादन कार्य शुरू करते हैं तो फिक्स्ड सोर्स से उत्पादन होना शुरू नहीं होता है। हम फैक्ट्री की बिल्डिंग और मजदूर से उत्पादन हम शुरू नहीं कर देंगे, और फैक्ट्री की बिल्डिंग और मशीनरी से उत्पादन शुरू नहीं करेंगे। जब तक हम रॉ मटेरियल्स मजदूर आदि नहीं लगाएंगे तब तक उत्पादन मेरा शुरू नहीं होगा। तो टीएफसी से उत्पादन नहीं होता है, यानी वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट से उत्पादन नहीं होता। उत्पादन किससे होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद जो वेरिएबल कॉस्ट हम लगाते हैं उससे उत्पादन शुरू होता है। यानी उत्पादन की शुरुआत वेरिएबल कॉस्ट से नहीं होगी। तो उत्पादन की शुरुआत वेरिएबल कॉस्ट से ही होगी। तो ये रेखा देखिए, वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होता है, जो ये बताता है कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इधर हम कॉस्ट को रखे हैं, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा। बराबर अनुपात में बढ़ेगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट घटेगा तो उत्पादन घटेगा। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट का मोड क्या है, ये ध्यान दीजिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कैसे बढ़ रहा है, ये देखिए। जब हम चूंकि उत्पादन के क्षेत्र में सबसे पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होती है, और उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब है कि लागत घटना, एक ही लागत में उत्पादन बढ़ते दर से बढ़ना, इसका मतलब है कि लागत घटना। तो यानी शुरू में घटती लागत का नियम लागू होते हैं। तो घटती लागत का नियम लागू होती है। तो इस आंकड़े पर गौर करें और इसको ध्यान से देखें। यहां 0 उत्पादन है तो 0 टीबीसी, क्योंकि उत्पादन नहीं है, परिवर्तनशील लागत नहीं लगा तो उत्पादन नहीं हुआ। अब 1 इकाई का उत्पादन हुआ जब 18 हम वेरिएबल कॉस्ट लगा दिए, 18 रुपए का। अब वेरिएबल कॉस्ट 18 से बढ़ा के 30 किए तो 2 इकाई उत्पादन हुआ, 30 से बढ़ा के 40 किए तो 3 इकाई का उत्पादन हुआ। यानी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाते जाते रहे हैं, उत्पादन बढ़ते। अब यहां एक चीज गौर कीजिए, आप गौर क्या करना है कि 0 से 18 बढ़ा, यानी यहां 18 बढ़ गया
उसके बाद 18 से 30 बढ़ा तो ये 12 बढ़ा, फिर 30 से 40 बढ़ा तो 10 बढ़ा। अब देखिए ये जो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने की दर है वो 18, 12, 10 इस तरह से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि घटती दर से बढ़ रहा है, यानी लागत घटती नियम यहां काम कर रहा है। लेकिन 40 के बाद अब देखिए 52 हो गया, अब 52 से 65 यानी 12 बढ़ा, 12 के बाद फिर 13 बढ़ा, फिर 65 से 82 तो ये 17 बढ़ा। तो इस तरह से ये बढ़ती लागत के अंदर अब काम कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम। अब इस रेखा का ये भाग को आप देखिए, ये भाग यहां तक आप क्लियर कीजिए, यहां तक जब हम ले आते हैं तो इस जगह पर देखिए जो उत्पादन Q से Q1 Q2 हो रहा है, तो Q पर देखिए लागत यहां तक है वेरिएबल कॉस्ट, और Q1 पर P से P1 जो OP की तुलना में PP1 कम है, यानी Q से Q1 उत्पादन करने में OQ की तुलना में कम लागत लग रही है। फिर Q1 से Q2 पर जाते हैं तो P1 P2 जो है वो PP1 से भी कम रहा है, यानी यहां तक लागत कमती जाती है। लेकिन Q2 के बाद देखिए ये वाला चौड़ाई प्रत्येक इकाई के लिए बढ़ते चला जाता है, क्योंकि ये TBC अब धीरे धीरे खड़ा होते जाएगा। तो जो ही हम अगली यूनिट उत्पादन अब इसके आगे करेंगे तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट बताएगा। तो इस अवस्था इस तरह से इसका इस कारण ये होता है, ग्राफ बनता है, यानी ये वाला पार्ट जो होता है ये यहां तक जो C तक है ये सीमांत लागत गिरती हुई बताएगा और फिर सीमांत लागत बढ़ती हुई बताएगा। उसको हम आगे के ग्राफ में हम देखेंगे। अब ये ध्यान दीजिए कि तो टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो टोटल कॉस्ट में अब दो तरह की चीज आ गए, एक स्थिर लागत और एक परिवर्तनशील लागत। तो कुल लागत बराबर अब क्या होगा, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत को हम क्या कहेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और कुल परिवर्तनशील लागत को हम क्या कहेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कुल लागत टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, बिल्कुल याद रखना है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यहां से लेकर कंपटीशन तक ये पूछते रहता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देना है आपको कि टीसी अब कैसे बढ़ेगा। तो टीसी टीएफसी से नहीं बढ़ेगा, टीएफसी तो एक बार जो लग गया वो लग गया, टीसी जब भी बढ़ेगा तब टीबीसी से बढ़ेगा, यानी टीबीसी जिस दिशा में जाएगा टीसी भी उसी दिशा में जाएगा, क्योंकि टीएफसी तो स्थिर है ना। तो टोटल कॉस्ट में का एक फैक्टर स्थिर है, तो टोटल कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है और वो ऐड होते जा रहा है टीएफसी के साथ, तो टोटल कॉस्ट। तो हम एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं कि टीसी की दिशा टीबीसी की दिशा की ओर होती है, यानी टीबीसी जैसे बढ़ती है टीसी भी बढ़ती है, लेकिन टीबीसी से टीसी हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि हमेशा उसमें फिक्स्ड कॉस्ट जुटा हुआ है। तब हम यही कहेंगे कि टीसी और टीबीसी में हमेशा एक अंतर रहेगा, और वो अंतर किसके बराबर होगा, टीएफसी के बराबर होगा। यानी टीएफसी बराबर इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं कि टीसी माइनस टीबीसी, टीबीसी को हम इधर कर देंगे माइनस में चला आएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसी को इसने यहां पर बहुत आसानी से समझा दिया गया है। मान लेते हैं कि टीसी इज द फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट किसका फंक्शन है, उत्पादन का। तो टीसी बराबर आपका टीएफसी प्लस टीबीसी है, तो टीएफसी स्थिर है, स्थिर है तो इसको मान लिया के कांस्टेंट हम कर दिए कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि टीसी किससे बढ़ेगा, तो परिवर्तनशील लागत से बढ़ेगा। तो परिवर्तनशील लागत से जब टीसी बढ़ेगा तो ये ध्यान दीजिए, परिवर्तनशील लागत से बढ़ने पर यदि हम मान लेते हैं कि परिवर्तनशील लागत जो है हमारा श्रम खरीदने की मजदूरी है, यानी श्रम को जो मजदूरी देते हैं, कहने का मतलब कि परिवर्तनशील साधन जो है वो लेबर है। ओके, जब लेबर है तो हमारा परिवर्तनशील लागत क्या लगेगा, जितना लेबर लगाए उसकी मजदूरी से हम गुना कर दें। तो मजदूरी को मान लेते हैं कि W है, तो हमारी लागत क्या हो गई, टीबीसी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, L इंटू W, श्रमिकों की संख्या गुने उसकी मजदूरी। अब चूंकि टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, फिर हम उस सूत्र को लेते हैं, तब क्या आ जाएगा, टीसी बराबर टीएफसी को तो आपने के कांस्टेंट यहां पर कांस्टेंट कर दिया है, तो टीसी बराबर कांस्टेंट प्लस L इंटू W। अब तात्पर्य है कि टीसी में वृद्धि LW, अब यहां जब ये कांस्टेंट है तो LW में वृद्धि होने पर ही आपका जो है टीसी में वृद्धि होगी। अब इसमें L बढ़ जाए या W बढ़ जाए, दोनों में से जो बढ़ेगा उसके अनुसार टीसी बढ़ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है। अब ये ध्यान दीजिए कि यहां टीसी माइनस टीबीसी बराबर के कांस्टेंट टीएफसी भी आ जाएगा। अब चले इसको देखें हम जरा सा, टीसी और टीबीसी। मैंने कहा था ना
कि टीसी और टीवीसी के बीच में अंतर किसके बराबर होगा, तो टीएफसी के बराबर होगा, हमेशा टीएफसी के बराबर, क्योंकि टीएफसी स्थिर है। ये देखिए ये टीएफसी की लाइन है जो मैंने पिछले उदाहरण में भी 20 बतलाया था, ठीक है। तो जब 20 बतलाया था तो इसको आप ध्यान दीजिए कि ये जब 20 था तो आप यहां इस आंकड़े को देखें और इससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस आंकड़े के आधार पर मान लेते हैं कि ये उत्पादन की इकाइयां हैं जो हम उत्पादन करते जा रहे हैं उत्तरोत्तर, तो उत्तरोत्तर उत्पादन किसके दम पर करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो एक बार लग गया, वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ा के नाम उत्पादन करते चले जाएंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट हम बढ़ाते जाते हैं। टीएफसी फिक्स कॉस्ट हम 20 रुपए का मशीनरी और बिल्डिंग लगा दिए, सबके लिए वही मशीनरी और बिल्डिंग है, चाहे 8 इकाई उत्पादन करें, 3 इकाई करें या 9 उत्पादन करें, हम जो बिल्डिंग बना दिए वो तो मेरा रहेगा, उत्पादन हो चाहे नहीं। अब इस पर वेरिएबल कॉस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि 0 उत्पादन हो रहा है तो 0 वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट के बारे में अभी आपने पढ़ा कि टीएफसी प्लस टीवीसी, ओके। तो आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 + 0 20, 20 18 38, 20 30 50, 20 40 60। अब एक चीज यहां पर देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये टीसी का है और ये टीवीसी का है, ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर चली गई है, बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर है। तो समानांतर है इसका मतलब है कि इनके बीच में प्रत्येक जगह लंबात्मक दूरी बराबर है, यानी ये दूरी जो यहां से 0 से 20 से स्टार्ट हुआ है, ये हर जगह यही दूरी बनाते चला जाएगा। अब इसका सत्यापन इससे कर लीजिए कि ये दूरी है कि नहीं। जैसे हम यहां लेते हैं, हमको किसके किसके बीच में अंतर निकालना है, टीसी और टीवीसी, तो हम यहां लेते हैं टीसी कितना है 60, टीवीसी कितना है 40, 60 - 40 बराबर 20। यहां लेते हैं 85 - 65 बराबर 20, 102 - 82 बराबर 20, यानी हमेशा अंतर जो है। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि बनाने के क्रम में यदि एग्जाम में आपको ग्राफ सिर्फ बनाना आ जाए बिना आंकड़े का या आंकड़े से नहीं, तो यह ख्याल रखिएगा कि आप चाहे जैसे भी बनाइए ये दोनों पैरेलल रहेगा, ये दोनों समानांतर रहेगा। हां, इसका ये पार्ट आपको याद रखना है कि ये वाला पार्ट जो है गिरती लागत को दिखाए और इसके बाद बढ़ती लागत को दिखाए, तो इसका मूवमेंट इसी तरह तरीके से होगा, उसको हम बाद में बोर्ड पर बता देंगे आपको। चलिए अब हम ये ध्यान देते हैं एएफसी को। अब ये ध्यान दीजिए कि एसी क्या है, अल्पकालीन औसत लागत। यहां पर संक्षेप में हमने बता दिया है इसको, अल्पकालीन औसत लागत, ये कुल लागत का औसत होगा। अल्पकालीन औसत लागत का मतलब है कि अल्पकालीन कुल लागत का औसत। तो कुल लागत में कौन कौन जुड़ता है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, तो दोनों के औसत निकाल के जोड़ देंगे तो अल्पकालीन औसत लागत निकल जाएगा। यानी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, देखिए एएफसी औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर एटीसी, या इसी को हम एसी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। अब चलिए हम देखें एएफसी बराबर क्या होगा, बहुत सा आसान सा है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा मैथ नहीं है, टीएफसी बटे क्यू यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटे क्यू, जो कुल स्थिर लागत लगा उसमें उत्पादन से भाग दे देंगे तो हमारा एएफसी निकल जाएगा। तो उत्पादन से भाग देंगे तो इसका जो है ये देखिए ये ग्राफ आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। ये आपको एएफसी निकाला हुआ है, बहुत ही आसान सा तरीका है, ये ध्यान दीजिए। टीएफसी तो 20 है, ये पैरेलल लाइन 20 बता रहा है टीएफसी। हम यहां पर सिर्फ 3 इकाइयों को लिए हैं, ये ध्यान दीजिए, Q1 Q2 Q3। ये आंकड़ा में 20 है तो चलिए हम 20 को ले लिए हैं, लेकिन हम यहां पर 3 इकाई 10-10 पर लिए हैं। 10 उत्पादन होता है, 20 उत्पादन होता है, 30 उत्पादन होता है। अब ये ध्यान दीजिए 10 उत्पादन होता है तो यहां हम 20 के जगह पर हम टीएफसी ले लिए हैं 100, यानी 100 पर ही 10 इकाई, 100 के ही प्लांट पर 20 इकाई और 100 के ही प्लांट पर 30 इकाई। जब 100 के प्लांट पर 10 इकाई उत्पादन होता है तो यह ध्यान दीजिए कि 100 के प्लांट पर 10 इकाई, तो 1 इकाई के उत्पादन में कितना फिक्स्ड कॉस्ट बैठेगा, तो 10। तो हमने क्या किया कि 100/10 कर दिया। अब नीचे हमने ग्राफ लिया है जिसमें 2 4 6 8 10 का बिंदु लिया है, जो ये एएफसी इधर हम दिखा रहे हैं। तो अब यहां या इधर उत्पादन को दिखाया, तो उत्पादन 10 इकाई है, तो एएफसी कितना आया भागा देने पर 100/10, यानी हम ये कहें कि इसका हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। ये जो समकोण बन रहा है यहां से ये ऐसे, या ये वाला समकोण का लंब बटे आधार निकाल लेते हैं। ये जो यहां देखिए ये स्लोप मिलाए हैं, हम ढाल मिलाए हैं, तो इस ढाल का जो है मान निकाल लेते हैं, यानी P/B निकालते हैं। तो P यहां से कितना हो गया 100, अब B कितना हुआ 10, तो 100/10 बराबर 10।
तो हमारा मान निकल के आया 10 इकाई के लिए 10, तो 10 के सामने बिंदु दिए यहां पर A1 के पास। फिर इसी तरह 20 इकाई पर भी 100 है, तो ये वाला स्लोप से अब इसको ही कीजिए, तो P बटे B कितना होगा, P 100, B 20, 100 बटे 20 तो 5, तो देखिए 6 और 4 5 के सामने बिंदु लिए। फिर तीसरा में है 100 पर 30, तो ये स्लोप से आप आइए, ये स्लोप से P बटे B हो जाएगा 100 बटे 30 यानी 3.33, तो यहां पर देखिए 2 और 4 के बीच से कुछ ऊपर लिए C, तो A डैश B डैश C डैश मेरा आया, ये तीनों बिंदुओं को मिला दिया, ये AFC आपका आ जाता है। अभी इस AFC में एक चीज ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पहचान क्या होता है कि इसके अंदर, इस हाइपरबोला के अंदर जितने भी आयत बनते हैं उन सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो जब क्षेत्रफल बराबर होता है इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल बराबर होगा। यहां लंबाई क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और चौड़ाई क्या है, प्रोडक्शन। अब इनका आप गुना करके देख लीजिए, जैसे हम 10 से शुरू होने वाले आयत का लेते हैं, तो ये देखिए 10 लंबाई हो गया और चौड़ाई 10, 10 दहां 100। इससे हम लेते हैं 5, 20, 20 बचे 100, ये 3.33 गुने 30, ये भी 100। अब ये क्या होगा कि ये ध्यान दीजिए कि ये न इस अक्ष में सटेगा न इस अक्ष में सटेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अक्ष में नहीं सटते हैं। अक्ष में सटने पर क्या होगा कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो जाएगा। अक्ष में अगर सटता है, मान लेते हैं कि यहां पर सटता है, तो यहां पर मान लेते हैं कि कहीं पर भी यदि 60 उत्पादन पर सटता है, तो उत्पादन तो 60 हो गया, ठीक है। यहां अगर सटता है तो ये यहां पर ये क्या बतलाएगा कि इस बिंदु पर बतलाएगा कि जो है लागत 0 उत्पादन 60, तो कुल लागत कितना होगा, उत्पादन गुने प्रति इकाई लागत, है ना। तो उत्पादन तो 60 हो रहा है और प्रति इकाई लागत 0, तो 60 गुने 0 बराबर 0। अगर यहां सटता है तो मान लेते हैं कि लागत इससे ऊपर सटता है किसी जगह पर, तो 20 है, बट उत्पादन कितना 0, तो 20 गुने 0 बराबर भी 0। अतः यह इम्पॉसिबल है, यह संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन होगा तो लागत लगबे करेगा, ठीक है। अब हम ये देखिए, उसी को हमने नीचे समझा दिया है कि AFC इंटू क्यू OX अक्ष के अनुसार, यदि 0 इंटू क्यू है तो 0 बराबर TFC, और AFC इंटू क्यू OY से तो AFC इंटू 0, तो फिर भी 0। ये दोनों स्थिति आपको असंभव है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत ABC क्या है। तो औसत परिवर्तनशील, जैसे औसत लागत निकालने के लिए आप कुल लागत में कुल परिवर्तनशील लागत से भाग दे, कुल लागत में आप उत्पादन से भाग दे दिए, तो आपका औसत लागत निकल गई। यहां परिवर्तनशील लागत का हम औसत निकाल रहे हैं, तो परिवर्तनशील लागत जितना लगा है उसमें उत्पादन की इकाई से भाग दे दीजिए। तो परिवर्तनशील लागत को हम TVC कहते हैं और उत्पादन को Q कहते हैं, और TVC के औसत को हम क्या कहेंगे, तो T के जगह पर A लग जाएगा, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जगह पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ABC बराबर हो जाएगा TVC बटे Q। अब इसको भी रेखा चित्र से देख लीजिए, यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लड़ा के समझ लीजिए ये क्या है। सो ये देखिए, ये आपका लागत है, ठीक है। आपका जो है घटती लागत, सीमांत लागत घटती हुई कहां जाती है, तो यहां पर आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लागत बढ़ती जाती है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि जो है सबसे कम औसत लागत कहां आएगी। एक चीज यहां पर देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि एक अर्थशास्त्र के थियरी का स्टूडेंट होने के लिए आपको सामान्य गणित का जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन सारे जितने भी मैंने बिंदु को दिया है, इन सबके सबसे मुख्य जो O बिंदु है, यहां से इनकी ढाल को मिलाइए, आप ये पाएंगे कि ये B बिंदु का ढाल सबसे कम है। यहां से अगर मिलाते हैं, देखिए ये सबसे नीचे जाता है। सबसे नीचे जाने का मतलब है कि अगर इससे हम स्लोप बनाते हैं तो इसका टेंजेंट का मान सबसे कम आता है, बाकी इस सब का टेंजेंट का मान इससे अधिक रहेगा, इसका भी अधिक रहेगा, ये सब का अधिक रहेगा, लेकिन इसका जो है सबसे B बिंदु का सबसे कम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एवरेज जो है, इस TVC रेखा का एवरेज जो है यहां पर सबसे डाउन होगा, औसत सबसे नीचे आएगा, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी एक बिंदु का स्लोप हम नहीं ले रहे हैं, उस बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा खींचने पर स्लोप आएगा, नहीं, मूल बिंदु से उस बिंदु तक की जो है रेखा खींचने पर क्या आता है,
पूरे का स्लोप ले रहे हैं, तो ये औसत ना निकल रहा है। एक का अकेले अकेले ले लेंगे तो मार्जिनल निकल जाएगा, सीमांत निकल जाएगा। तो हम ओ से बी तक के मिला है, जैसे ओ से सी तक का मिलाया और ओ से ए तक मिला है, तो ओ से बी मिलाएंगे तो देखिए इसे नीचे चला जाएगा ना, ओ एक्स की तरफ इसका झुकाव होगा, तो एवरेज आपका क्या करेगा, डाउन करेगा। तो इसी आधार पर हमने एवरेज निकाल दिया। अब ये देखिए टीबीसी यहां दिया हुआ है, पुराना आंकड़ा ही आपका जो है टीबीसी दिया हुआ है, इसमें आप देखिए टीबीसी का औसत निकाला, तो औसत टीबीसी में उत्पादन की संख्या से भागा दे दिया, 18/1 18, 30/2 15, 40/3 13.33, 52/4 13, 65/5 13। यानी शुरू में आप क्या देख रहे हैं कि टीबीसी गिरती जा रही है, फिर स्थिर होकर फिर टीबीसी बढ़ती चली जा रही है, या सॉरी एबीसी बढ़ती चली जा रही है। शुरू में एबीसी गिर रही है 18 15 13, अब फिर स्थिर हो जा रही है, और स्थिर होकर के फिर जो है ये 13 से देखिए अब ऊपर की ओर मूव कर रही है। तो अगर इस एबीसी से भी हम अगर ग्राफ बनाए तो ये यू आकार की लेगी, शुरू में गिरती हुई, फिर स्थिर यहां हो रही है थोड़ी देर के लिए, और फिर चढ़ती हुई यू आकार की। अब अर्थशास्त्र के विशेष स्तर पर जो है ये पूछा जाता है कि टीबीसी से एबीसी कैसे निकाला जाएगा। तो टीबीसी से एबीसी ठीक उसी तरह निकाला जाएगा जैसे आपने टीएफसी से एएफसी निकाला था। क्या किया था, टीएफसी में वस्तुओं की संख्या से भाग दे दे करके प्रत्येक बिंदु पर आप एएफसी निकालते चले गए, तो यहां भी टीबीसी है। अभी इस टीबीसी को देखिए, 10 वस्तु उत्पादन होता है तो टोटल जो है लागत यहां लगता है 50, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां टीएफसी ना होकर के टीबीसी होना चाहिए, ये गलती से यहां पर पड़ गया है, तो टंकन त्रुटि है, ये टीबीसी ही इसको समझिए। तो 50/10, तो 50/10 होगा, यानी परपेंडिकुलर 50 है और ये 10 है, तो एवरेज आपका कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये देखिए 6 और 4 के बीच में 5, पहला पॉइंट आपका ब्लू से दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये मान लेते हैं 50 और 75 के बीच में है, तो मान लेते हैं कि 60 है या 60 से कुछ ज्यादा है, तो जो भी भागफल आएगा 5 से तो नीचे आएगा आप, क्योंकि 75 से नीचे है, तो 75 से नीचे है, तो ये देखिए 5 से नीचे यहां एक बिंदु आया। नेक्स्ट में हम जाते हैं 30 में, ये देखिए जहां स्लोप सबसे डाउन है, तो स्लोप सबसे डाउन है तो 75/30, तो ये तो 3 से भी नीचे जाएगा, 2.5 के आसपास, तो 2.5 के आएगा, तो देखिए ये 20 सबसे निचला पॉइंट है। और इसके बाद 125/40 है, तो देखिए ये 3 से बढ़ जा रहा है, 40 दिया 20 से 125/40 करेंगे तो ये 3 से ऊपर, तो ये 3 से ऊपर निकल रहा है, यानी अंग्रेजी का यू शेप आपका एबीसी ले रहा है। हम समझते हैं कि आप क्लियर होंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं, इसको देख लेते हैं, ये क्या है। अब ये हमारा क्या निकला इससे, ये ध्यान दीजिए, ए से सी बराबर क्या निकला, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट बराबर शॉर्ट जो है टोटल कॉस्ट बटे क्यू। अब इसको जो है ए सी बराबर टी सी बटे क्यू, जहां क्यू उत्पादन की मात्रा है। अब हम ए से ए, चलिए अब यहां पर देखते हैं कि अल्पकालीन औसत लागत क्या है। या ध्यान दीजिए, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल या नहीं होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये इसको रेखा चित्र से समझाना है। तो अब हम ये देखें कि ए से सी बराबर होता क्या है, तो ए से सी बराबर एस टी सी बटे क्यू। ठीक है, एस टी सी मतलब शॉर्ट टोटल कॉस्ट बटे क्यू, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट यानी औसत जो है लागत, अल्पकालीन औसत लागत बराबर अल्पकालीन कुल लागत बटे उत्पादन। अब ध्यान दीजिए कि एसटीसी क्या है। अब एसटीसी में एस को हटा दीजिए, ज्यादा लेटर दिमाग को खराब कर रहा है आपको, तो टीसी अब सिर्फ मान के चलिए, चूंकि पूरी पढ़ाई हम अल्पकाल में ही पढ़ रहे हैं, तो टीसी बराबर क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी टीएफसी प्लस टीबीसी। ठीक है, ये पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो एसटीसी बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में भी क्यू हमको कर देना होगा। तो इन दोनों में जब क्यू करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट निकलता है कि शॉर्ट एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी शॉर्ट में एवरेज कॉस्ट निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज जोड़ दीजिए और वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज जोड़ दीजिए। अब इसको देखिए, ये आपका आ गया शॉर्ट एवरेज जो है टोटल कॉस्ट जो है यहां पर शॉर्ट एवरेज टोटल कॉस्ट, या एसएससी भी उसी को बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एसटीसी है, शॉर्ट टोटल कॉस्ट है। तो शॉर्ट टोटल कॉस्ट है तो उसको हम क्या करते हैं कि यहां पर भी देखिए ये स्लोप मूल बिंदु से दिखाया हुआ है, तो सबसे कम स्लोप कहां है, ये ध्यान दीजिए। कम स्लोप कैसे मापिएगा, तो कम स्लोप ओएक्स की तरफ झुकाव किसकी स्लोप का है, तो ये सी बिंदु से जो ओ तक आता है ये ओ एक्स की तरफ झुकाव है, तो इसका सबसे कम स्लोप होगा। तो सबसे कम स्लोप होगा तो निश्चित है कि ये इसका एवरेज सबसे नीचे जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट पर ये एवरेज सबसे नीचे है।
अब इसमें हम यही देख रहे हैं, इधर आपका एसटीसी है, तो ये ध्यान दीजिए कि ये दो वस्तु का उत्पादन होता है, तो दो वस्तु का उत्पादन होता है तो लगभग आपका जो है यहां पर 130 के आसपास लागत आती है। 150 से 100 के बीच में है, 130 मान के चलते हैं, तो ये देखिए 65 पर पहला बिंदु। फिर 4 का 150 पर होता है, तो 150 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कुछ जो है 40 से नीचे आएगा, तो ये देखिए इसके सामने बिंदु है। फिर सी पर आपको 200 से कम में है, यानी 180 मान के चलिए, 180/8, तो 2 पॉइंट कुछ में आएगा, तो ये देखिए यहां पर इस तरह से है, 20 पॉइंट कुछ पर आएगा, तो 20 के आसपास ये है। अब यहां पर 10 है, 300 है, तो ये 30 के पास, यानी फिर अब ये 20 से बढ़ के चढ़ेगा। इसमें मार्केबल बात यही है कि आपका सबसे जो है लोएस्ट पॉइंट कौन होगा, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जिसका वो बिंदु से स्लोप सबसे कम हो। ये जो ही ये नीचे OX की तरफ भागेगा इसका स्लोप, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर घटाएगा, परपेंडिकुलर घटा रहा है और बेस बढ़ा रहा है, तो P/B का मान निश्चित तौर पे कम आएगा। P/B का मान कम आएगा तो इसका मतलब स्लोप डाउन है, एवरेज भी इसका नीचे आएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब आगे चले, SMC क्या है ये ध्यान दीजिए, यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के लिए आप दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। मान लेते हैं कि टोटल कॉस्ट मेरा 100 लगा और वो बढ़ करके हो गया 150। वस्तु हम 2 उत्पादन कर रहे थे तो हो गया 3, ठीक है। तो 2 वस्तु तक तो हमको 100 लागत लग रही थी, तीसरी वस्तु हम उत्पादन किए तो 150 लागत लगी। तो तीसरी वस्तु जब उत्पादन किए तो 150 लागत लगी, तो लागत में परिवर्तन कितना हुआ 50, और उत्पादन में परिवर्तन 1, 2 से 3 बढ़ा, तो SMC बराबर हो जाएगा 50/1 यानी 50, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर हमारा आ जाएगा 50, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या है, अतिरिक्त इकाई। तो अतिरिक्त इकाई आपका कौन था, 2 से बढ़ के 3, तीसरा, तो तीसरी की लागत कितना आई 50। अब इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, SMC बराबर TCN माइनस TCN माइनस O1। TCN टोटल कॉस्ट का नंबर, यानी तीसरी इकाई पर टोटल कॉस्ट कितना है, 3 इकाई आपने प्रोडक्ट किया है, तो तीसरी इकाई पर टोटल कॉस्ट हमने माना था 150 माइनस TCN, फिर 150 आप दे दीजिए, ठीक है, -1। अब यह ध्यान दीजिए कि यहां n-1 है, तो आपने n का मान कितना रखा था 3, तीसरी इकाई, तो 3 - 1 यानी 2, तो हम लिखेंगे TC2। तो TC2 कितना था 100 से बढ़ के 150 न हुआ था, तो 150 माइनस 100 बराबर 50। दोनों सूत्र से आपका एक ही आएगा। अब ये देखिए उसी को ये समझाया हुआ है यहां, बस जो चीजें हमने ऊपर बताई है उसी को यहां पर दिखाया हुआ है। लेकिन अब यहां पर मार्केबल क्या है वो निचली पंक्तियों में ध्यान दीजिएगा। नीचे के पंक्ति में हमने साफ तौर पे कह दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट अल्पकाल में कभी भी फिक्स कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है। यानी हम ये कहें कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का हिस्सा तो है, लेकिन इस शर्त पर है कि टोटल कॉस्ट के TBC भाग में वो सिर्फ होता है, TFC भाग में नहीं होता है। स्थिर लागत तो एक बार लग गई, चाहे आप 1 वस्तु का प्रोडक्शन कीजिए, 2 वस्तु का प्रोडक्शन कीजिए, 3 वस्तु का प्रोडक्शन कीजिए, वो तो स्थिर लागत लगी हुई है। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि स्थिर लागत से तब तक उत्पादन संभव नहीं है जब तक परिवर्तनशील लागत हम नहीं लगाते हैं। तो उत्पादन तो तभी शुरू होगी ना जब परिवर्तनशील लागत लगेगा। यानी अगर हम 1 वस्तु का उत्पादन करते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तनशील लागत लगा, तो उत्पादन में चेंजेस 0 से 1 तक हो गया ना, यानी अतिरिक्त इकाई 1 निकला। फिक्स कॉस्ट मेरा मान लेते हैं 100 रुपया लगा था, उस पर 10 रुपया परिवर्तनशील लागत लगा, तब ना उत्पादन हुआ। तो उस 1 वस्तु का मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन और लागत में अतिरिक्त वृद्धि। तो लागत में अतिरिक्त वृद्धि ये हुई कि 100 रुपए के फिक्स कॉस्ट पर 10 रुपया परिवर्तनशील लागत लगा, यानी हमारा मार्जिनल कॉस्ट 10 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ाते हैं, 10 रुपया और लगाते हैं, तो 2 वस्तु प्रोडक्ट होती है, तो फिर एक्स्ट्रा। तो ये किसका कौन बढ़ा, किसमें अंतर आया, परिवर्तनशील लागत में। इस कारण मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत हमेशा परिवर्तनशील लागत के हिस्सा होती है, अतः शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट TBC का हिस्सा होगा। तो हम एक तरह से अब SMC का मेरा सूत्र क्या आ गया, डेल्टा TBC बटे डेल्टा Q, यानी TBC में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। बात एक ही है, डेल्टा TBC बटे डेल्टा Q कहिए या डेल्टा TC बटे डेल्टा Q कहिए, क्योंकि शुरू में ही आपने पढ़ा है कि TC में परिवर्तन TBC की दिशा में ही परिवर्तन होती है।
टीसी में परिवर्तन है का मतलब है कि टीबीसी में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसमें एक चर जो है उसका एक हिस्सा जो टीएफसी वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, उसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो टीसी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि टीबीसी बढ़ रहा है। या टीसी के जगह पर हम टीबीसी डाल दे, टीबीसीएन माइनस टीबीसीएन माइनस 1। चलिए अब हम आगे बढ़े। अब इसको पूरे को आप एक तालिका से समझ लीजिए, बहुत ये आसान रहेगा आपको परीक्षा में जवाब देने के लिए। ये देखिए उत्पादन की इकाइयां हैं, टीएफसी तो फिक्स है, टीबीसी को ले लेते हैं। टीबीसी क्या है? समूचे एसएमसी का योग है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट किसका हिस्सा होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो प्रत्येक मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमारा टीबीसी निकल जाएगा। अब उसके बाद टीसी किसका है? टीसी का मतलब क्या है कि टीएफसी और टीबीसी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ दें। फिर अलग हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 कर दें, या टीबीसीएन माइनस टीबीसीएन माइनस 1 कर दें। ठीक है, तो हम इसके आधार पर देखते हैं। टीएफसी 20 रुपया है, टीबीसी 18, 30, 40, 52, यानी पहले लागत ह्रास नियम, फिर लागत स्थिर नियम, फिर लागत वृद्धि नियम के हिसाब से ये टीबीसी बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर टीसी इन दोनों को जोड़ते जाइए, 30, 20, 50, 40, 20, 60, 52, 20, देखिए इसके अनुसार आ गया। यहाँ टीसीएन माइनस 1 कर दीजिए। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो टीसी आपका कितना है? 38। इसके पहले तो दूसरे नंबर पर तो ये हो जाएगा TC2 माइनस TC2 माइनस 1। ठीक है, यानी TC2 माइनस TC1। तो TC2 कितना है? 38। TC1 कितना है? 20। तो आपका कितना आ गया? मार्जिनल कॉस्ट 18। फिर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, इस जगह 50, ये किस इकाई पर है? दूसरी इकाई पर। या मान लेते हैं यहाँ लेते हैं 85 पर, ये किस इकाई पर है? 5वीं इकाई पर। तो 5वीं इकाई में TCN के जगह पर 5 हो जाएगा, और यहाँ TC5 माइनस 1 यानी TC4। तो TC5 माइनस TC4, तो TC5 आपका कितना आ रहा है? 85, और TC4 आ रहा है 72। तो 85 में से 72 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 13। अब वो चाहे टीबीसी से निकालिए या टीसी से, आपका यही आएगा। जैसे देखिए इसके सामने टीबीसी कितना है? 65। अब 65 में से 52 भी घटाते हैं तो हमारा आंसर 13 ही आता है। क्यों? क्योंकि टीसी बढ़ती है टीएफसी से नहीं बल्कि टीबीसी से। तो बात तो एक ही है। चलिए अब हम आगे बढ़े, इसको देखें हम जरा सा। शॉर्ट टोटल कॉस्ट से शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, ये देखिए यही अंतर पड़ रहा था, जिसको हमने कहा कि हाँ इनका स्लोप हम कैसे मापेंगे। एवरेज में आप देख रहे थे कि स्लोप हम वो बिंदु से ले रहे थे, इनका स्लोप हम अकेले अकेले ले रहे हैं, ये फर्क पड़ रहा है। तो यहां जो है ये ध्यान दीजिए, आपने देखा आंकड़ों में भी ये चीज देखिए कि आंकड़ों में भी मार्जिनल कॉस्ट को ये ध्यान दीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट शुरू में गिरता है, यहां तक गिरा 18, 12, 10, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी इसका भी शेप यू आकार की होगी, नीचे गिरेगा और फिर बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये वाला देखिए, ये आकार तो बिल्कुल सही है, पहले नीचे गिर रहा है और फिर बढ़ रहा है। अब सवाल है कि ये सबसे इसका लोएस्ट पॉइंट कहां होगा। तो टोटल कॉस्ट की कर्व तो इस तरह की होती है, ठीक है, जिसमें पहले जो है ये लागत घटती हुई दर दिखाई जाएगी और फिर लागत बढ़ती हुई दिखाई जाएगी। अब सवाल है कि मार्जिनल कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा। तो ऐसे तो ग्राफ से आप फट से देख के बता देंगे कि Q3 उत्पादन के स्तर पर सर मार्जिनल कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, Q3 पर मार्जिनल कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। लेकिन आप ये देखिए यहां से हम कैसे पता करेंगे शॉर्ट टोटल कॉस्ट से। अब इन सब पर स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए, सब बिंदु पर A B C D E जितना भी मोड़ ले रहा है हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते चल जाइए। स्पर्श रेखा की ढाल ही आपको बतला रही है कि सबसे कमजोर ढाल किसका होगा, यानी P/B का मान सबसे कम किसका। ये देखिए ये खड़ा है, ये उससे थोड़ा पड़ा होता है, ये बिल्कुल पड़ जा रहा है, फिर ये खड़ा हो रहा है और ये और ज्यादा खड़ा हो रहा है। तो जो बिल्कुल पड़ा है उसकी बेस की लंबाई ज्यादा होगी, परपेंडिकुलर की लंबाई कम होगी। तो जो ही बेस की लंबाई अधिक होगी, परपेंडिकुलर की लंबाई कम होगी, उसका स्लोप मान नीचे आ जाएगा, भिन्न का मान नीचे आ जाएगा। तो सबसे नीचे सबसे कम स्लोप इसी का है। तो देखिए इसके सामने वाला बिंदु Q3 पर C बिंदु सबसे नीचे आ रहा है। इसके बाद कम स्लोप इसका है, तो देखिए ये है तो नीचे लेकिन इससे ऊपर है, ये और ये पॉइंट, ये भी और ये भी, बाकी से नीचे है। ये देखिए ज्यादा खड़ा है और ये बहुत ज्यादा खड़ा है, तो ये A ऊपर है, E भी ऊपर है।
तो इस तरह से हम इसके स्लोप के आधार पर हम मार्जिनल कॉस्ट। और दूसरा तरीका क्या है कि हम बढ़ा के दिखाएं कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 लगा, यहाँ पर 22 लगा, तो इनके बीच में 12, तो यहाँ 12 बिंदु दे देंगे और एक बिंदु को यहाँ ले आएंगे। उसी प्रकार फिर 10, फिर 8, इस तरह से हम दिखाएंगे कि प्रत्येक एक अतिरिक्त उत्पाद में लागत कितनी बढ़ रही है। उस हिसाब से भी बिंदुवार भी हम ये ग्राफ बना सकते हैं। अब हम देखें नेक्स्ट, आगे चले, ये देखिए, ये एक सवाल आ सकता है कि यदि औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी स्थिर है तो औसत लागत क्या होगी। औसत परिवर्तनशील लागत जो है स्थिर है, तो वैसी अवस्था में एसएसी का आकार एएफसी की तरह हो जाएगी। एएफसी का याद है ना, एएफसी नीचे की ओर गिरती हुई होती है, एएफसी है ना, क्योंकि ये क्या होता है कि एक बार फिक्स्ड कॉस्ट लग जाता है और उसी पर जितना इकाई उत्पादन का होना होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट लगा, 100 पर एक उत्पादन हुआ तो उसका एवरेज 100 होगा, 2 उत्पादन हुआ तो एवरेज 50 होगा, 3 उत्पादन होगा तो एवरेज 33 हो जाएगा, 4 उत्पादन होगा तो एवरेज 25, 5 तो 20, तो क्या होगा, वो नीचे की ओर गिरती ही आएगी ना। यहाँ पर भी परिवर्तनशील लागत एबीसी स्थिर है, तो जब परिवर्तनशील लागत यदि स्थिर हो जाए तो उसका औसत नीचे की ओर गिरता हो, क्योंकि उत्पादन बढ़ते उत्पादन के हिस्से पर वो बढ़ते जाएगी, तो बढ़ते जाने पर ये नीचे की ओर स्लोप डाउन होगा, यानी लागत घटते जाएगी और उत्पादन बढ़ते जाएगी। इसमें एक दूसरा पार्ट और है समझने का, ये दोनों दाईं तरफ झुकेगी। दाईं तरफ झुकने का मतलब है कि उत्पादन बढ़ रही है और लागत एवरेज कॉस्ट गिर रही है, क्योंकि यहाँ देखिए ये फिर यहाँ उत्पादन बढ़ा और एवरेज कॉस्ट, उत्पादन बढ़ा एवरेज कॉस्ट घट रहा है ना। तो एफसी में भी आपने वही चीज देखा था, एबीसी में भी यही देखा था। अब ये ध्यान दीजिए, आगे हम चले इस पर। चैप्टर तो निश्चित तौर पे बहुत ही कठिन है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इसको देखिए, ये एक है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप में एक चीज ध्यान दीजिए कि मार्जिनल को, ये वही रिलेशनशिप है जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में था। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसमें आपने देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक ऊपर है एवरेज प्रोडक्ट को भी ऊपर खींचेगी, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो ही नीचे आएगी एवरेज प्रोडक्ट को भी नीचे कर देगी। और इस क्रम में वो क्या करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट के एवरेज प्रोडक्ट को शीर्ष से काट देता है। और उसका शेप कैसे होता था, उल्टे यू आकार का, यानी जस्ट इसका उल्टा। इसको उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, एमसी बन जाएगा एमपी और एसी बन जाएगा एपी। पिछली कक्षा से आप याद कर सकते हैं। तो यहां भी वही हालात है। ये देखिए, मार्जिनल कॉस्ट जब तक नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट जब तक नीचे है तब तक एवरेज कॉस्ट भी नीचे आ रहा है। एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, तो यहां देखिए एवरेज कॉस्ट नीचे आते जा रहा है। यहां तक नीचे है, इस बिंदु तक, तो इस बिंदु तक नीचे है, तो भी देखिए जो है एवरेज कॉस्ट नीचे आ रही है। लेकिन एसी के सबसे न्यूनतम बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट काट देती है इसको, और काट के आगे निकलती है। तो जो ही एसी से ऊपर होना शुरू होती है, यहां से देखिए एसी चढ़ने लगा, अब ये ऊपर है, तो एसी से एमसी ऊपर जो ही जाएगा एवरेज कॉस्ट चढ़ने लगेगा। आपको प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम क्रिकेट खिलाड़ी के रन से बताए थे कि यदि 5 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत रन 40 है और छठा क्रिकेट खिलाड़ी आता है जो 60 रन बनाता है, तो अब नया औसत पुराने औसत से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी आया वो पुराने औसत रन की तुलना में ज्यादा बना दिया, तो समूचे के औसत को वो बढ़ा देगा। जस्ट यहाँ यही हो रहा है, नया जो आ रहा है वो पुराने औसत से अधिक आ रहा है, तो औसत को भी ऊपर खींच दिया। इसके पहले क्या था, नया जो आया वो पुराने औसत से कम है। नया जो आया, नया एमसी है, मार्जिनल जो एक्स्ट्रा यूनिट आ रहा है, वो पुराने औसत से कम है, तो पुराने को भी नीचे गिरा रहा है। अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग गलती से क्या करते हैं कि इसको यहीं से ऐसे काट के निकाल देंगे। नहीं, ये रॉन्ग मेथड है। जब भी काटेगा तो न्यूनतम पॉइंट से काटेगा, क्योंकि अगर आप यहां से अगर इसको काट देते हैं, यहां से ऐसे हम इसको काट देंगे, तब क्या होगा, तब तो जो है हम ये देखेंगे क्या कि मार्जिनल कॉस्ट काट के एसी से ऊपर चली गई, लेकिन तैयो एसी नीचे गिर रही है। ऐसा संभव है। मार्जिनल कॉस्ट जब ऊपर निकल गई तो एसी अब वहां से चढ़ना शुरू कर जाएगा। जैसे यहां देखिए, इस बिंदु के बाद मार्जिनल कॉस्ट एसी से ऊपर है, तो एसी यहां से चढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आप इस सारी चीज को इस आंकड़े में आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो मैंने कहा, ये सारी शर्त यहां पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। अब देखिए इससे क्या रिलेशनशिप निकले। रिलेशनशिप को मैंने पॉइंट वाइज दिया है। इसमें सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि एक गलती लोग और कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं इसमें कि एसी और एमसी को एक ही जगह से स्टार्ट कर देते हैं। अब यहां एसी और एमसी एक जगह से स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एसी एवरेज कॉस्ट
में टीएफसी और टीबीसी दोनों जुटा हुआ है। ये टीएफसी और टीबीसी का एवरेज है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का है, यह है हिस्सा है। तो वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा होगा टोटल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट से जब टोटल कॉस्ट बड़ा होगा तो उसका औसत वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर से शुरू होगा ना। यानी एसी जब भी शुरू होगा तो ऊपर से शुरू होगा और एमसी उसके नीचे से शुरू होगा। यह चीज यहां पर सावधानी रखनी होगी। बात समझ में आई? मार्जिनल कॉस्ट किसका हिस्सा है? वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट किसका हिस्सा है? टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट में कौन कौन मिले होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट के साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी होते हैं। तो एक चीज मार्जिनल कॉस्ट की तुलना में इसमें बढ़ गया ना, फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक चीज जब बढ़ा तो उसका पॉइंट ऊपर से ना शुरू होगा इसकी तुलना में, बाकी उसके बाद सारी शर्तें एक ही रहेगी। चलिए, और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये दोनों यहां से नहीं शुरू करेंगे हम अल्पकाल में। इस कारण नहीं शुरू करेंगे कि ये कभी जीरो प्रदर्शित नहीं कर सकती है। जीरो पर तो मार्जिनल कॉस्ट हो ही नहीं सकता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि उत्पादन हुई, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद परिवर्तनशील लागत लगाया तो उत्पादन हुई, तो एक इकाई पर ये मार्जिनल दिखा सकते हैं। तो कम से कम 1 यूनिट पर से ये शुरू होगा। चले, अब हम आगे बढ़े। अब इसके आधार पर ये देखिए ये क्या कह रहा है, जो हम बोले उसी को ये यहां पर थोड़ा सा दिखा दिया है कि जब एमसी एसी से ऊपर रहेगी तो एसी को ऊपर खींचेगी। देखिए तीर के निशान से। जब एमसी एसी के बराबर रहेगी तो दोनों ओएक्स के सब पैरेलल जाएंगे, और जब एमसी एसी के नीचे होगी तो एसी को भी नीचे डाउन कर देगी। एमसी एसी के नीचे होगी तो एसी को भी डाउन कर देगी। देखिए बिल्कुल, एमसी एसी के नीचे है तो एसी को भी डाउन कर रही है। एमसी एसी से ऊपर है और इस बिंदु पर दोनों बराबर है। तो ये कहां पर बराबर हो रहे हैं? जहां पर ये एसी और एमसी की रेखा, ये एसी की रेखा ओएक्स के जो जिस पार्ट में पैरेलल हो जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये इस जगह पर स्लोप पैरेलल ही होगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, इसमें एमसी एसी और एबीसी को एक साथ हमने दिखा दिया है। अब जाहिर है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहां काटेगा? न्यूनतम बिंदु पर काटेगा। ठीक है, तो न्यूनतम बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को काट देती है। अब उसमें जो हमने कहा था कि एमसी और एसी एक जगह से शुरू नहीं हो गई, लेकिन यहां पर हम देखिए कि एमसी और एबीसी को एक जगह से शुरू किया है। एक जगह से शुरू करने का मतलब क्या है कि एबीसी, चूंकि एमसी भी वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है, अतः निश्चित तौर पर पहली इकाई पर जो एबीसी होगी वही एमसी होगी। पहली इकाई पर हम मान लेते हैं कि 18 वेरिएबल कॉस्ट लगाया जिससे एक इकाई उत्पादन हुआ, तो औसत लागत क्या होगी हमारी? औसत वेरिएबल लागत 18/1। मार्जिनल क्या होगी? तो एक उत्पादन हुआ है तो 18 एक्स्ट्रा यूनिट में के उत्पादन के लिए 18 है ना लगा, तो दोनों 18, तो तय बात है कि दोनों एक ही जगह शुरू हो। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में भी वही रिलेशनशिप होगा जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, यानी इसके न्यूनतम बिंदु से ये भी काटेगा। ये देखिए लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसी और ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ एबीसी, जब भी काटेगी तो न्यूनतम बिंदु से काटेगी, क्योंकि इसके नीचे रहेगी तब तक ये घिसते रहेंगे और नीचे घिसते रहेंगे, जो ही ऊपर जाएंगे इसको ऊपर। अब यहां पर इस रेखा में एक तीसरी बात आपको समझना है, वो ये समझना है कि ये देखिए एसी और एबीसी के बीच में दूरियां घटती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना। तो ये दूरियां घटेगी, आपको लगेगा कि आगे जाके सट जाएंगे, नहीं सटेंगे, दूरियां जरूर घटेगी। लगेगा प्रवृत्ति सटने की होती है लेकिन सटेगी नहीं, क्योंकि जो ही इसमें सटेगा, आप ये देखिए एबीसी एसी में जो ही सटने का मतलब क्या हो रहा है कि एफसी शून्य हो जा रहा है, तब नहीं ये सटेगा। यानी जो एबीसी है वही एसी है, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि बिना फिक्स्ड कॉस्ट के उत्पादन हो, तो ये इम्पॉसिबल है, सटने की प्रवृत्ति रखेगी। लेकिन ये दूरियां घटती जाएगी इस कारण कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ते जाएगा, जो है इन दोनों के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट चूंकि बढ़ते हुए उत्पादन बढ़ते जाएगा। जैसे शुरू में 20 रुपया लगाया तो 20 पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो सबका औसत क्या होगा? घटते जाएगा ना फिक्स्ड कॉस्ट का, तो घटते जाएगा। तो ये जो एबीसी में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा जो जुटेगा वो घटता हुआ जुटेगा। पहले जुटेगा 20 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 4 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया। तो निश्चित तौर पे ये जो जुटने वाला है ये कमते जाएगा, तो ये गैप घटते जाएगा ना। ठीक है, ओके। अब इसको देखें, जैसे यहां पर देख लीजिए,
इसमें साफ आपको आ जाएगा ABC आपका ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और AC देखिए ये क्या होता है, 18 है, 38 है, ठीक है, 15 है, 25 है, 13.33 है, 20 है, 13 है, 18 है, 13, 17, 13, 17.5 है, 20। अब 2.5 का अंतर रह गया। शुरू कहाँ से हुआ था? 20 के अंतर से। अब अंतर कितना रह गया? 2.5। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो देखिए कितना हो गया, 2.5। तो जितना ही है उतना ही ना अंतर बनाएगा। बाकी तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की दिशा एक ही होती है, तो उनका एवरेज की भी दिशा एक ही ना होगी। अंतर तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के कारण था, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है घटते घटते हो गई 2.5 रुपये, तो इतना ही अंतर अंतिम में बच जाता है। आर यू क्लियर? ठीक है। अब ये देखिए, ये ग्राफ बड़ा क्रिटिकल है। ये ग्राफ अधिकांश अच्छी अच्छी किताबें इसमें गलती कर बैठे हैं, ये ध्यान दीजिए। मैंने कई टेक्स्ट बुक जो इंडिया के टॉप स्तर पर लिखे हुए हैं, हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी, UPSC और PG की तैयारी के लिए, उसमें भी मैंने देखा है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे, ये तीनों तो अभी समझा दिए कि SMC, SSC और SAVC का आपस में क्या ताल्लुकात होगा। ये दोनों को SMC न्यूनतम बिंदु पर काटेगा, और SSC और SAVC यानी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों एक ही बिंदु से चल करके, और बाकी क्रिया जो AC और MC का है वो करेंगे। अब मूल है यहाँ समझना AFC का। बहुत सारे में क्या कर दिए हैं कि AFC को ऐसे काट दिए हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे लाए हैं और ऐसे बढ़ा दिए हैं AFC को। ये रॉन्ग है। कभी भी चाहे वो SMC हो, ये ध्यान दीजिए, SAC हो, SAVC हो या SMC हो, कभी इसके न्यूनतम बिंदु के दाईं ओर से AFC जा ही नहीं सकती है। क्योंकि न्यूनतम बिंदु के दाईं ओर से जाने का मतलब है कि इनके न्यूनतम बिंदु जब होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहां से ये निकलता है, इसके ऊपर से ये निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि SMC जब न्यूनतम बिंदु पर होती है तो AFC उससे ऊपर होती है। ये बताएगा नहीं, इनके न्यूनतम बिंदु के पास AFC तो और बहुत नीचे आ जाता है। ये आप यहां पर ग्राफ से देख सकते, ये जो है आंकड़े से देख सकते हैं। अब देखिए SMC का न्यूनतम बिंदु कहां है? 10। यहां पर AFC कहां है? 6.67। यानी मार्जिनल कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु के सामने AFC तो और नीचे होता है, उसके न्यूनतम पॉइंट से भी नीचे। जैसे 10 है और वहां पर 6.67 है, तो अब इस ग्राफ में देखिए यहां ये 10 है, न्यूनतम बिंदु SMC का यही आएगा ना, जो उस आंकड़े के अनुसार था। SMC का न्यूनतम बिंदु 10, और उस सीध में AFC को कितना होना चाहिए? 6.67। तो इस सीध में लंब डालिए, तब AFC देखिए यहाँ 6.67, यानी इससे नीचे हमको प्रदर्शित करना है। और अगर हम ऐसे काट देंगे तो इससे ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा ना, जो कि रॉन्ग होगा। और आप देख लीजिएगा अधिकांश में ये गलतियां की हुई है, ठीक है। इस पर जो है ध्यान देना चाहिए राइटर्स को। अब ये जो है इसमें बनाते वक्त एक सावधानी और रखिएगा कि ये सब के न्यूनतम बिंदु के बाएं से ही निकालिए इसको, ये सावधानी तो रखना है, कभी भी न्यूनतम बिंदु के दाएं से मत निकालिए, सबके न्यूनतम बिंदु के बाएं से AFC को निकालिए। दूसरी सावधानी क्या रखना होगा कि ये निकालते समय भी आपको ध्यान देना होगा कि ये हाइपरबोला होना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। पहले ही हम बता चुके हैं, क्योंकि AFC का उत्पादन और AFC में गुना करने पर हर जगह TFC इक्वल आना चाहिए। तो ये ट्रायंगुलर हाइपरबोला होगा, यानी आयताकार अति परिवलय, बड़ी क्लिष्ट हिंदी शब्द है इसका। अगर हम उसको बनाएंगे तब ना इसके अंदर जितने भी आयत होंगे उसके क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि इधर हम कॉस्ट दिखाते हैं और इधर उत्पादन दिखाते हैं। तो यहां से जितने आयत बने सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होना चाहिए, ताकि TFC प्रत्येक बिंदु पर, उत्पादन के प्रत्येक बिंदु पर उतना ही हो। अगर उसमें अंतर आ जाएगा तो फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे रह जाएगा? फिर तो वेरिएबल हो जाएगा, अंतर नहीं आना चाहिए। चले अब हम एकदम बिल्कुल लास्ट की ओर बढ़ चले हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत काम का है। अब आपके बुक में तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन हमको लगा कि इसको अगर हम दे देते हैं तो हमारे स्टूडेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर इस मैटर पर हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था बीच में एक बार कि लागत का उल्टा प्रोडक्शन होता है। यदि C इज द फंक्शन ऑफ Q, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, तो Q इज द फंक्शन ऑफ C। यदि कॉस्ट फलन है उत्पादन का, तो उत्पादन भी फलन है कॉस्ट का। इस मैटर में भी एक दूसरे का रिवर्स चलेगा, तय बात है। लेकिन अब हम इसको साबित कर देते हैं कि कैसे रिवर्स है, ये ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम में चलेगा। अब यहां देखिए, यहां पर स्टेप बाय स्टेप आप आते रहिए। अब मान लिया यहां पर ऊपर में हेडिंग क्या हमने दिया है, ABC और AP में संबंध, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज प्रोडक्शन। मान लीजिए ABC
ठीक है, थोड़ा सा के लिए एवरेज कॉस्ट मान लीजिए और एपी में संबंध। अब आप देखिए एबीसी किस पर डिपेंड है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड है साधन पर और साधन की कीमत पर। साधन कितना हम लगा रहे हैं और उसकी कीमत क्या है? 10 मजदूर लगा रहे हैं और उनकी मजदूरी 100 रुपये है, तो हमारा एबीसी होगा 1000। यही ना परिवर्तनशील कॉस्ट होगा। तो यहां पर वही चीज है, मान लेते हैं कि मजदूर की संख्या एल और उनकी मजदूरी स्मॉल डब्ल्यू में हम प्रदर्शित किए हैं, ठीक है। तो परिवर्तनशील लागत बराबर क्या हो जाएगा? साधन की मात्रा गुने साधन कीमत। तो साधन की मात्रा आपका परिवर्तनशील लागत को क्या बोलते हैं? टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल परिवर्तनशील लागत है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना आ गया? साधन की मात्रा गुने साधन कीमत बराबर एल इंटू डब्ल्यू, समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी बराबर सूत्र क्या शुरू में पढ़े थे? टीवीसी बटे क्यू। आपका टीवीसी क्या निकल के आया? एल इंटू डब्ल्यू। तो टीवीसी के जगह पर एल इंटू डब्ल्यू बटे क्यू, ठीक है। कहां से ये लिए? तो नंबर 1 से। ओके, अब चूंकि उत्पादन क्यू, उत्पादन कैसे होता है? तो साधन गुने औसत उत्पादन। एक मजदूर 10 रुपए का उत्पादन करता है, 10 मजदूर लगा हुआ है तो 100 रुपए का उत्पादन करेगा, तय बात है। तो हम क्या किए? औसत उत्पादन गुने मजदूरों की संख्या, कितना मजदूर लगाए, यानी औसत उत्पादन को हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रोडक्शन, एपी, और मजदूरों की संख्या को शुरू में ही हमने ले लिया है एल, यानी क्यू यदि प्रोडक्शन है तो क्यू बराबर एपी इंटू एल। ओके, सेकेंड आपका आ गया। अब पुनः आते हैं कि एबीसी बराबर क्या आपका निकल के आया था? एल इंटू डब्ल्यू बटे क्यू, ठीक है। अब 2 से क्यू का मान डाल दीजिए, तो क्यू का मान आपका आया है 2 में एपी इंटू एल। तो एल इंटू डब्ल्यू बटे क्यू का मान एपी इंटू एल डाल दिए, एल इंटू डब्ल्यू बटे एपी इंटू एल। ये एपी इंटू एल किसके बदले डाले? इस क्यू के बदले। तो अब देखिए एल से एल आपका समाप्त हो गया, क्या बचा? डब्ल्यू बटे एपी। अब यदि मजदूरी को आप ध्यान दीजिए कि मजदूरी हमेशा परिवर्तनशील नहीं होता है, अल्पकाल में एक छोटे समय के लिए उसको स्थिर किया जाता है। मजदूरी रेट एक बार फिक्स होती है, इसके बाद कुछ समय के बाद फिक्स होती है। तो अल्पकाल में यदि डब्ल्यू को हम कांस्टेंट कर दें, स्मॉल डब्ल्यू को कांस्टेंट कर दें, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? डब्ल्यू इंटू 1/AP। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट कर देने पर ये देखिए क्या हो जाएगा? एबीसी जो है बराबर 1/AP। डब्ल्यू को यदि हम 1 मान लें तो अब क्या आएगा? एबीसी बराबर 1/AP। इसका मतलब क्या है कि एबीसी और एपी में व्युत्क्रम का संबंध है, अगर डब्ल्यू कांस्टेंट है तो, है ना। इन दोनों में अंतर कौन पैदा करेगा? डब्ल्यू, जब डब्ल्यू में हलचल होगा तो। ऐसे सामान्य रूप से एपी और एबीसी दोनों व्युत्क्रम होंगे। चलिए, अब ये ध्यान दीजिए यहां पर, ये तो आपका आ गया। अब इससे देखिए फर्स्ट से टीवीसी बराबर क्या था? एल इंटू डब्ल्यू। तो डेल्टा टीवीसी बराबर, अब हम सीमांत की बात कर रहे हैं यहां पर। औसत का तो हो गया, औसत में आप समझ गए कि एपी और एबीसी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब हम मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल किसका हिस्सा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर 1 में क्या आया था? 1 में आप ध्यान दीजिए एल इंटू डब्ल्यू आपका आया था, 1 में एल इंटू डब्ल्यू। टीवीसी बराबर एल इंटू डब्ल्यू, तो टीवीसी बराबर एल इंटू डब्ल्यू। तो डेल्टा टीवीसी बराबर डेल्टा एल इंटू डब्ल्यू, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या होता है? डेल्टा टीवीसी बटे डेल्टा क्यू, पहले का सूत्र है, याद होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एल डब्ल्यू बटे डेल्टा क्यू, क्योंकि टीवीसी बराबर डेल्टा एल इंटू डब्ल्यू। तो डेल्टा एल इंटू डब्ल्यू और नीचे डेल्टा क्यू, कि डेल्टा क्यू हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अब यदि डब्ल्यू को फिर कहता है कि स्थिर मान लिया जाए, क्योंकि एक निश्चित समय के लिए स्थिर होता है, तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू, ठीक है। जबकि एमपी बराबर क्या होता है? याद कीजिए, मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर होता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल, यानी उत्पादन में परिवर्तन बटे साधन में परिवर्तन। यही ना मार्जिनल प्रोडक्शन निकलेगा, परिवर्तनशील उत्पादन और साधन में परिवर्तन। तो अब ये देखिए कि 1/MP बराबर क्या होगा? MP बराबर तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा एल होगा। तो 1/MP बराबर, तो MP का व्युत्क्रम हुआ तो इसका भी इस भिन्न का भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू, ठीक है।
ये समीकरण नंबर 5। अब ये ध्यान दीजिए कि MC बराबर मार्जिनल कॉस्ट बराबर आपका था W इंटू डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू, और जबकि डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू का मान आ गया 1/MP, है ना। यहां आपने लिखा था MC बराबर डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू, W इंटू डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू, और डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू का मान 1/MP है, तो MC बराबर W कांस्टेंट, मजदूरी को स्थिर मान लिए, इंटू डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू। ये डेल्टा एल बटे डेल्टा क्यू कहां से आया? 1/MP का वैल्यू, है ना। तो MC जो है मार्जिनल कॉस्ट बराबर, अब ये क्या आ गया है? MC बराबर 1/MP। यदि मजदूरी स्थिर है, इसका मतलब क्या है कि MC MP का रिवर्स होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्शन का रिवर्स होगा। कहने का मतलब है कि एवरेज कॉस्ट एवरेज प्रोडक्शन का रिवर्स होगा और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्शन का रिवर्स होगा। यदि जो है कॉस्ट कर्व यू आकार की होगी तो प्रोडक्शन कर्व उल्टे यू आकार की होगी, जिसको आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट एवरेज प्रोडक्शन, दोनों एक दूसरे का उलट आकार की है। ओके, तो इस तरह से रिजल्ट क्या निकलेगा ये ध्यान दीजिए। उत्पत्ति वृद्धि नियम को हम क्या कहेंगे? इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे, रिवर्स। उत्पादन का रिवर्स कौन होगा? लागत। तो उत्पत्ति वृद्धि तो लागत ह्रास, उत्पत्ति ह्रास तो लागत वृद्धि। आज जब दोनों एक सेक्स के सामने जब स्लोप हो जाएगा तो दोनों में समता नियम, दोनों समान। ठीक है, अब चैप्टर आपका यहां पर समाप्त हो रहा है और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये दिया हुआ है, और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न का आंसर आपको जो है नीचे दिया हुआ है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लिख दिए हैं ग्रीक कार्य हेतु जरूर, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो है आपके बोर्ड के लिए संभावित प्रश्न है, इससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये आप 17 प्रश्न जो है, इसमें कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। ये 17 को आप याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं। हालांकि याद करने वाला तो ये चैप्टर है नहीं, बिल्कुल समझने वाला है, कंसेप्चुअल है। तो इसको आप समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न इसे छूटेगा नहीं। इसके अलावे हमने 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, जिसका समूचे का आंसर इस नोट्स में डाला हुआ है। अब नोट्स में कहां डाला हुआ है इसको मैं 1 मिनट में समझा दे रहा हूं। ये देखिए, नीचे भी मैंने दिया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न नोट्स में है। आप मेरे पूरे इस जो है स्लाइड को आप देख ले, तो ये स्लाइड बनाने का ये खास तरीका ये है कि इसमें पूरे चैप्टर को हमने क्वेश्चन आंसर में ही डिवाइड कर दिया है, और ऐसा डिवाइड किया है कि क्रमवार तरीके से एक बिंदु इसमें छूटे नहीं। जब एक बिंदु नहीं छूटे तो एक, और सबको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, तो एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंदर कई लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अब उनमें आप उनका आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे एक को मैं दिखा रहा हूं यहां पर, अवसर लागत की धारणा को चित्र के साथ समझाएं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इससे आपको लघु उत्तरीय उठ सकता है कि अवसर लागत की परिभाषा दे, तो परिभाषा दे तो आप इसको यहां से यहां तक लिख दे सकते हैं। ठीक है, एक परिभाषा दे दीजिए और समझा दिया। अब यह भी हो सकता है कि अवसर लागत की परिभाषा उदाहरण के साथ दे, तो यह परिभाषा दीजिए और नीचे वाला यह उदाहरण दे दीजिए जो हमने दिया है। यह भी हो सकता है कि अवसर लागत को रेखा चित्र से समझाएं, तो इस रेखा चित्र का जो डिटेलिंग यहां दी है उसको समझा दीजिए। तो इसमें पॉइंट वाइज आपका यह सारा चीज दिया हुआ है। फिर उसी तरह दीर्घकालीन और अल्पकालीन उत्पादन फलन को समझाया हुआ है। और जो है प्रत्येक प्रश्न में यहां भी देखिए कुल परिवर्तनशील लागत को रेखा चित्र से समझाएं। तो आपको यह भी पूछ सकता है कि परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, उदाहरण दें, या परिवर्तनशील लागत की गणना कैसे करते हैं, सूत्र बताएं, तो यहीं तक आप ही दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ढूंढ के अपना लघु उत्तरीय बना सकते हैं, और इससे ज्यादा ना लघु उत्तरीय आएगा, ना दीर्घ उत्तरीय आएगा, ना वस्तुनिष्ठ आएगा। बस इतना ही पर फोकस कीजिए, आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास कल के लिए आप सबको धन्यवाद।